वेलकम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। देखो, पिछले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में सीखा था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना। हमने सीखा था कि किस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी वर्क का कैलकुलेशन कैसा होता है, वर्क का मीनिंग क्या होता है, वर्क किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किन तरह के फोर्सेस के लिए वर्क हमें कैलकुलेट करना है, यह बात आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, वर्क का बेसिक मीनिंग अगर समझना हो तो इसे एक ऐसा तरीका कहा जाता है जिसे इस एग्जांपल से समझिए। देखिए मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डस्टर है, इसको यहां पे रखा, फोर्स लगाया, अब ये आगे गया, फोर्स लगाने से इसका मोशन हुआ। मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसका मोशन हुआ। अच्छा, मोशन हुआ मतलब क्या हुआ? मोशन हुआ मतलब उसकी एनर्जी चेंज हुई, और एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज कॉल्ड व्हाट? तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब उस ब्लॉक की कौन सी एनर्जी बढ़ी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो डेफिनेटली जो मैंने किया, मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट होने से जो चेंज आया वो एनर्जी में चेंज आया। तो बेसिकली वर्क क्या है? वर्क एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। वर्क एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। यहां पर हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायरेक्शन सेम थी, क्या हुआ? फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायरेक्शन सेम थी, तो वर्क किया गया या एनर्जी दी गई, एनर्जी सप्लाई हुई, ठीक है ना, एनर्जी सप्लाई हुई। अब इसका उल्टा एग्जांपल समझिए। एक एम मास का ब्लॉक लीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थ्रो कीजिए, थोड़े समय में वो ब्लॉक, जैसे कि आपने यहां पे लिया, एम मास का ब्लॉक लिया, थोड़े समय में ब्लॉक जाके रुक गया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इस ब्लॉक को रोका किसने? बोलो, किसने रोका इस ब्लॉक को? मुझे पूरा भरोसा है आप अभी तक जवाब दे चुके हैं कि सर फ्रिक्शन ने रोका है। तो भाई सोचो, अगर फ्रिक्शन ने रोका है, ब्लॉक ऐसा गया है, ठीक है, फ्रिक्शन ने रोका है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे पहले चैप्टर में सीख भी चुके हैं हम लोग कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर वेलोसिटी इस तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ। अब सोचो ध्यान से, भाई वेलोसिटी इस तरफ थी, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ थी, मतलब हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था और फोर्स इस तरफ था। तो देखिए, इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, मतलब पहले ज्यादा एनर्जी थी, पहले क्या थी? ज्यादा एनर्जी थी। अब क्या हुआ? एनर्जी कम हुई। अब क्या हुआ? और कम हुई, और क्या हुआ? फाइनली रुक गई। मतलब इस बार एनर्जी कम की गई, बराबर है। तो पिछले केस में क्या हुआ था? पिछले केस में आपने क्या किया था? एम मास का ऑब्जेक्ट था, आपने धक्का दिया था, धक्का देकर आप ऑब्जेक्ट आगे चला गया था, बराबर है। तो यहां देखो, फोर्स भी इस तरफ था, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ था। तो भाई पहले रेस्ट पर था, अभी मोशन में आ गया। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जब सेम थी, तो पहले रेस्ट पर था तो इसके पास लेस एनर्जी थी। अच्छा, अभी मोशन में है तो इसके पास में मोर एनर्जी है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? एनर्जी बढ़ी या कम हुई? एनर्जी बढ़ी। तो इसी को बताया जाता है कि वर्क बेसिकली नथिंग बट द मेथड टू सप्लाई एनर्जी, अब हम आगे यही चर्चा करेंगे कि वर्क कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो, आप सभी स्टूडेंट 8, 9, 10 क्लास पास आउट हो और आप सब लोगों ने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में बेसिकली वर्क की डेफिनेशन सीखी थी। और वर्क उस समय ऐसा बताया गया था कि भाई मान लीजिए ये ग्राउंड सरफेस है, एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास के ब्लॉक पर फोर्स लगाया इस तरफ थीटा एंगल पर, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर आगे गया। जब एम मास का ब्लॉक डिस्प्लेस होकर आगे गया बच्चों, है ना, यहां तक डिस्प्लेस हुआ और आगे बढ़ा। अब समझना क्या हुआ भाई, जब एम मास का ब्लॉक फोर्स लगाने से डिस्प्लेस होकर आगे बढ़ा, तो वर्क की डेफिनेशन क्या बताई गई, क्या डिफाइन किया गया? वर्क इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक तो ये मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा भी कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स। सर इसका मीनिंग क्या होता है? समझना ध्यान से भाई, जब आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स लगाने के दो इफेक्ट हैं। ये एम मास के ब्लॉक पर आपने ऐसा फोर्स लगाया, इस फोर्स के दो इफेक्ट है। देखो दो इफेक्ट कैसे कैसे।
एक इफेक्ट है जो इसे ले जा रहा है राइट साइड, ये देखो ऐसा एक्स के अलॉन्ग, और एक इफेक्ट इसे ऊपर ले जाना चाहता है। पर बात कैसी बच्चों, ये ब्लॉक बहुत हैवी है। क्या बच्चों, हैवी है। अच्छा हैवी ब्लॉक है तो क्या होगा, हैवी ब्लॉक है तो घसीटा जा सकता है, ऐसा एकदम तुरंत लिफ्ट नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे दो फोर्स है, एक देखो फोर्स का एक कंपोनेंट है एफएक्स, तो एफएक्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, एफएक्स जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो एफएक्स कैसे निकाला जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एफएक्स अपॉन एफ, तो देखिए एफएक्स कितना आ गया, एफएक्स आ गया आपके पास में एफ कॉस थीटा। तो हमने क्या कहा, वर्क डन क्या था, वर्क डन है कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये रहा इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसे लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू डी, वर्क डन को लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, या वर्क डन को लिखा जाएगा मॉड एफ, देखो बच्चों मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। यहां पर एक बात यह है बच्चों कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, ये फोर्स है जो ये कांस्टेंट है, मतलब 10 न्यूटन 20 न्यूटन 100 न्यूटन, या ऐसा कह सकते हो इस फोर्स की वैल्यू समय के साथ नहीं बदल रही है, टाइम इज चेंजिंग बट फोर्स इज नॉट चेंजिंग, या ऐसा भी कह सकते हो कि फोर्स वेरिएबल नहीं है। अब देखो ये तो आपने क्या किया, ये आपने फोर्स का कंपोनेंट लिया, अब हो सकता था आप ऐसा कंपोनेंट भी ले लेते, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, इसका फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, डी कॉस थीटा। ये प्रोजेक्शन में हम सीख चुके हैं, प्रोजेक्शन टॉपिक पढ़ा हमने स्केलर प्रोडक्ट 6.1, उसमें हमने सीखा है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन डी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ, तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। अब देखिए थीटा क्या हुआ, तो थीटा देखो क्या हुआ, थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हुआ, थीटा क्या हुआ बच्चों, थीटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल हुआ। देखिए थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए वर्क डन के डिफरेंट आंसर्स मिलते हैं, थीटा चेंज करते जाओ वर्क की वैल्यू चेंज होती जाती है। देखो कैसे चेंज होगी, थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर भाई, W इक्वल टू अभी आ चुका है मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से आपने इसे लिखा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ठीक है। अब केस फर्स्ट चेक करना, केस फर्स्ट में अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, तो कॉस 0 की वैल्यू +1 है मैक्सिमम, मतलब ये केस ऐसा केस हो गया, ये केस ऐसा हुआ कि आपके पास ब्लॉक था, आपने फोर्स ऐसा लगाया, डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का इसी डायरेक्शन में हुआ, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ और ब्लॉक इस तरफ गया, एम मास का ब्लॉक एम मास का ब्लॉक, भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो अब क्या फर्क पड़ा, cos 0 +1, सो वर्क डन आ गया मॉड एफ मॉड डी cos 0, सो वर्क डन cos 0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉड एफ इंटू मॉड डी। दूसरा हम बात करते हैं केस सेकंड, थीटा जब 90 डिग्री हो जाए, केस सेकंड जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो आप और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, सो cos 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये ऐसा हुआ कि एम मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि एम मास के ऑब्जेक्ट में जब एम मास का ब्लॉक ग्राउंड पे रखा जाए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और वर्क डन बाय ग्रेविटी और नॉर्मल कैलकुलेट करो, जबकि ब्लॉक डिस्प्लेस हो रहा है इस तरफ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ किसी मैकेनिज्म से ब्लॉक को डिस्प्लेस किया ऐसा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ, ग्रेविटेशनल पुल mg ऐसा, नॉर्मल इस तरह से, तो हमें बताना है कि वर्क डन बाय नॉर्मल वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा थीटा 90 डिग्री होने पर, तो चेक करो थीटा 90 डिग्री होने पर, मॉड एफ मॉड डी कॉस 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 होता है। अब यहां आप चेक करो, हम यहां निकाल के चेक करते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे निकालोगे, सिंपल, एम मास का ब्लॉक यहां पे रखा, अब ये रहा mg, ये रहा आपके पास में नॉर्मल, ये रहा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट, ये रहा एंगल 90, ये रहा एंगल 90, सो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल मॉड एफ मॉड डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, देखो mg डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, तो मॉड एफ कितना हुआ, ग्रेविटी mg, मॉड डी
मतलब ऐसे मान लेता हूं, और cos 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा आपके पास में, ग्रेविटेशनल वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। साथ साथ कभी कभी ये वर्क डन थीटा 90 डिग्री का वर्क डन और भी अदर प्लेसेस पे यूजफुल होता है। मैं बता देता हूं, आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम के बीच में कई बार ये सिचुएशन आती है ना बच्चों, तो यहीं पर वो बात डिस्कशन हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम में किस तरह से समझा जाए। जैसे मान लो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, थीटा 37 डिग्री है, एबीसी है। अब ब्लॉक जब नीचे आता है, ये 5 मीटर है, तो आपसे पूछा गया वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, तो आप और हम जानते हैं ये mg है, ये कंपोनेंट होगा आपके पास में mg cos 37, ठीक है, ये कंपोनेंट होगा नॉर्मल और ये कंपोनेंट होगा mg sin 37, ये 37 डिग्री है। इससे पहले हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में समझ चुके हैं कि आखिर ये कंपोनेंट किस तरह से होते हैं। आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कि ये कैसे आया है, तो एक सजेशन दूंगा, आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जाकर इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक सिस्टम नाम के टॉपिक को जरूर रीड करें। तो अभी कुल मिला के इंक्लाइन प्लेन जब था, थीटा आपके पास हुआ 37 था, तो mg cos 37, mg sin 37, ये नॉर्मल। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो देखो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री एंगल हो रहा है। अब बोला जाए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, है ना। तो cos 90 कितना होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल 0 होगा। देखिए कभी कभी ऐसा मन में आता है आपके वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 होता है क्या, तो नहीं होता बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी ऑलवेज 0। मैं बताऊंगा, वो केस आएगा अभी आपके सामने जब वर्क डन बाय नॉर्मल 0 नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ऐसा भी सिचुएशन आता है, सिचुएशन ऐसा आता है कि एम मास का ब्लॉक, एंगल थीटा, इंटरमीडिएट प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब बोला ऐसा गया कि वर्क डन बाय टेंशन निकालो, सिचुएशन ऐसी है कि एम मास के ब्लॉक ऑब्जेक्ट को रखा इस तरफ, mg इस तरफ, तो वर्क डन बाय टेंशन पूछा गया, वर्क डन बाय टेंशन निकालो। जब ये डिस्प्लेस होके a से b पर आता है, जब a से b पर डिस्प्लेस होकर आता है, तो देखो बच्चों ध्यान से, टेंशन ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, टेंशन ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। सो वर्क डन बाय टेंशन इस केस में फोर्स इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा cos 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन बाय टेंशन आपके पास में 0 निकल कर आता है। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0। एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थीटा 90 डिग्री कहां पर मिलेगा आपको, तो इस सिचुएशन में भी थीटा 90 डिग्री आपको मिलने वाला है, जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। सिचुएशन ऐसी रहेगी, ठीक है, ट्रैक ऐसा बना रहेगा, कभी कभी ब्लॉक यहां पे रख दिया जाएगा, ब्लॉक अलग अलग पोजीशन पे आता जाएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल पूछा जाएगा, बताओ कितना होगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इस केस में, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल है। So work done by normal will become force into displacement cos 90 डिग्री, तो work done by normal that will become 0। तो इतने केसेस आपने और हमने देखे जहां पर 0 वर्क डन का केस आता है। देखो बच्चों जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, कौन से स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, हालांकि जरूरी नहीं कि 12th स्टैंडर्ड में ही, ये बात आपको 11 में भी कई किताबों में मिल जाएगी कि जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है, ये बात अगर कम समझ में आए तो इंतजार करना, 12th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ोगे, उसमें बात और ज्यादा बेहतर क्लियर होगी। यहां पर इसको ऐसा समझना कि आपको जस्ट मैं इंफॉर्मेशन शेयर करके रख रहा हूं कि कभी जब आप 12th में टॉपिक पढ़ोगे तो याद आएगा आप लोगों को। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी के साथ में, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है बच्चों, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते समय पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होता है, दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा, sin 90 डिग्री, QVB ये फोर्स होता है।
अब आपसे पूछा जाता है बताइए कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन कितना वर्क डन होगा। तो देखो यहां पर ध्यान से भाई, ये रहा आपके पास में सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ये वेलोसिटी। एंगल देखो कितना है, 90 डिग्री। सो वर्क डन को क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने लिखा मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा जा सकता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वर्क डन को ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इनटू टाइम। टाइम स्केलर, टाइम को यहां पे लिख दो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब ये चेक करो बच्चा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, चेक करो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है। तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं मॉड एफ मॉड बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 होता है। कॉस 90 0 हुआ मतलब वर्क डन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो 90 डिग्री वर्क डन होता है। वर्क डन 0 होता है, बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमने दूसरा केस समझ लिया, थीटा के 90 डिग्री के डिफरेंट केसेस जो आपको और हमको अलग अलग प्रॉब्लम में सीखने को मिलेंगे। वो सारे प्रॉब्लम या सारी बातें हम यहां पर सीख चुके हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको काम आने वाली है। आइए और समझते हैं थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा। भाई अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और -1 को कौन सी वैल्यू कहा जाता है, तो -1 को मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस कहा जाता है। अब आपके मन में आएगा कि भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, सर ऐसा कैसे होगा, फोर्स लगाएंगे जो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा, ऐसा कैसे होगा। ऐसा कई बार बच्चों के मन में आता है। वो इस तरह से होगा, पहले समझ लेते हैं। मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री, ये आ गया आपके पास मॉड एफ मॉड डी कॉस 180 माइनस, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस मॉड एफ मॉड डी। सो वर्क डन आ चुका है हमारे पास में माइनस मॉड एफ मॉड डी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वर्क डन, तीन तरह का वर्क डन हो गया अभी तक। पहला वर्क डन पॉजिटिव, दूसरा वर्क डन 0, और तीसरा केस हमने देखा 180 डिग्री मतलब माइनस वर्क डन, माइनस वर्क डन। तो वर्क डन में भी पॉजिटिव, वर्क डन में भी 0, वर्क डन में भी नेगेटिव, ये तीन बातें हम सीख गए, ठीक है। अब तीसरा केस देखो, ये केस जो है ये कैसा केस होगा, ये केस ऐसा होगा, मान लो ऐसा हुआ m मास के ऑब्जेक्ट को आपने अटैच कर दिया और आप इसे h हाइट तक लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। m मास के ऑब्जेक्ट को खींचा उठा के h हाइट तक लिफ्ट कर रहे हो। अब आपसे बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको बताना है जब तक इसे लिफ्ट किया जाए। देखो m मास का ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा mg, टेंशन कितना होगा अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है अपवर्ड, ठीक है ना। ऐसा पकड़ा पकड़ के खींचा, ऐसा पकड़ा पकड़ के खींचा, तो टेंशन अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में इस तरफ अवेलेबल है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पुल इस तरफ है। तो भाई ये चेक करो, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या ढूंढो, पहले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ढूंढो। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जैसे ढूंढा, तो फोर्स रहा mg, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास h, दोनों के बीच का बनने वाला एंगल cos 180 डिग्री। सो cos 180 डिग्री की ग्रेविटेशन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, cos 180 डिग्री, cos 180 -1, तो माइनस mgh यहां पर आ चुका है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया नेगेटिव, ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ गया नेगेटिव। अच्छा, लेकिन यही वर्क डन बाय टेंशन पूछा जाता तो क्या करते हैं। सो वर्क डन बाय टेंशन के लिए ध्यान से सुनना बच्चों, किसके लिए, वर्क डन बाय टेंशन के लिए। ये रहा टेंशन, ये रहा आपके पास में ग्रेविटेशनल पुल, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब चेक करो ध्यान से, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है। भाई टेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। टेंशन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है मतलब थीटा 0 और थीटा 0 मतलब cos 0 + 1 है। सो वर्क डन बाय टेंशन विल बिकम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0। सो वर्क डन बाय टेंशन विल बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहां पर टेंशन पॉजिटिव वर्क कर रहा है लेकिन ग्रेविटेशनल पुल नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप और हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन इन ऑल सिचुएशन निकाल सकते हैं। देखिए एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से और समझते हैं कि वर्क डन किस तरह से निकाला। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, उस m मास के ऑब्जेक्ट को मैं लेके जा रहा हूं कुछ इस तरह से, ये देखिए कैसे, ये रहा m मास का ऑब्जेक्ट, उसको मैं लेके गया इस तरह से, पहले मैं a से b ले गया, b से c ले गया,
डी ले गया ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए ठीक है ना, एम मास का ऑब्जेक्ट। तो मुझे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम सी टू डी, वर्क डन फ्रॉम डी टू ई, वर्क डन फ्रॉम ई टू एफ, वर्क डन फ्रॉम एफ टू जी, वर्क डन फ्रॉम एच टू जी टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। यहां तक निकालना है टोटल वर्क डन कितना होगा। भाई एम मास के ऑब्जेक्ट को ले गया ए से बी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी। बेटा जब भी वर्क डन डिफाइन होगा ना तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा जरूर कि किसका वर्क डन निकालना है। तो देखो यहां पर बता रखा है वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालने का तरीका देखो, जब आप ए से बी गए, एम मास का ऑब्जेक्ट है, ए से बी गए तो एम मास के ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ए से बी डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं ये x1 है, यहां से डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं x2 है, और यहां से डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं x3 है। यहां से हम मान लेते हैं y1 है और यहां से हम मान लेते हैं y2 है। ठीक है, तो हमको बताना है वर्क डन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मान लो x1 है, दोनों के बीच का एंगल चेक करो। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट x1 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। ए से बी 0 होगा। अब सोचो तो बेटा ध्यान से, ये ए से बी की हम बात कर रहे हैं, वर्क डन 0 हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले वर्क डन की, बी टू सी की। तो बी टू सी में देखो, बी टू सी में कैसा जाएंगे आप, बी टू सी में मास को ऐसा ले जाएंगे। तो भाई बी टू सी में ये रहा आपके पास बी और ये रहा सी। तो बी टू सी में आप मास को कहां ले जाएंगे, तो मास को आप ऊपर ले जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो रहा है, मतलब y1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंगल वर्क डन कितना है, फोर्स कितना है, तो mg है। एंगल कितना है, 180 डिग्री है। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी माइनस mgy y, माइनस mg y1। ठीक है ना स्टूडेंट, दोनों का वर्क डन आ गया। तो हम यहां लिख देते हैं माइनस mg y1, ये हो गया 0, ये माइनस mg y1, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस mg y1। अच्छा अब सी से डी की हम बात करते हैं। तो सी से डी कैसा जा रहा है ये चेक करो। सी से डी चेक करो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, चेक करो सी से डी कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो भाई सी से डी है हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल हुआ तो देखो ध्यान से, सी से डी एम मास का ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल पुल ये रहा, नॉर्मल ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा। अच्छा सी से डी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सी से डी गए तो x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x2 डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा 90 डिग्री। सो वर्क डन दैट इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो cos 90 0 होता है, तो सी से डी कितना आ चुका है आपके पास में, 0 वर्क डन आ चुका है। अब डी से ई के बारे में बात करते हैं। डी से ई वापस आ जाओ। जब भी डी से ई की बात करोगे है ना, तो कैसे निकलेगा चेक करो ध्यान से। डी टू ई मतलब यहां से, सपोज ये डी है, यहां से आप ई जाना चाहते हैं, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ब्लॉक पे तक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगने वाला है। अच्छा डी से ई जाएंगे तो डी से ई मतलब वर्टिकली अपवर्ड गए, तो डी से ई वर्टिकली अपवर्ड गए, इसका मतलब y2 गए। अब ये y2 हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना चेक करो, ये रहा फोर्स mg, ये रहा डिस्प्लेसमेंट 180, डिस्प्लेसमेंट y। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 है, और हम जानते हैं cos 180 कितना होता है, तो माइनस होता है, -1 होता है। तो वर्क डन फ्रॉम डी टू ई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, cos 180 -1 माइनस mg y2। तो हम ये कह सकते हैं दिस विल बी फ्रॉम डी टू ई माइनस mg y2। अच्छा E2F आ जाते हैं, E2F मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस। वापस चेक करो E2F कितना है, तो E2F आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा। सो ये रहा E2F m, ये रहा mg, ये रहा नॉर्मल। E2F की हम बात करें, E2F हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना है x3, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी थीटा 90 डिग्री है। थीटा कितना है 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां, E2F, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट
इंटू cos 90, cos 90 वर्क डन 0, तो वर्क डन E2F कितना हो गया आपके पास में 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो E2F आ चुका है आपके पास में 0 वर्क डन। आगे चेक करो, अब हम क्या कर रहे हैं, F2G की हम बात करते हैं। अच्छा F2G आ रहे हैं तो कहां आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं अपवर्ड आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो भाई ये रहा F, यहां से ब्लॉक आया और ये रहा आपके पास G। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये y1 ये y2 ये y1 ये y2, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा y1 प्लस y2। भाई ये y1 ये y2, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। ये ब्लॉक जब तक यहां तक आएगा तब तक ये हो जाएगा आपके पास में y1 प्लस y2। अच्छा ग्रेविटेशनल पुल कैसा, m मास के ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा, डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, और डायरेक्शन चेक करो कितनी है, भाई डायरेक्शन इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 0, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम कहां से कहां तक F2G, तो F से G तक जो आने वाला वर्क डन है भाई वो हो जाएगा cos 0 प्लस 1, तो mg y1 प्लस y2। देखो ध्यान से F2G कितना आ गया, mg y1 प्लस y2। अच्छा G2B की बात करें, G2B और B2A वापस से हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो G2B और B2A कितना है ये भी चेक करो ध्यान से, G2B और B2A है ना, तो हम ये कह सकते हैं ये G2B, तो G2B मतलब mg और ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास में, तो G2B डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये x3 और x2, तो टोटल x2 प्लस x2 प्लस x3, पर अब चेक करो डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एंगल कितना है, तो 90। वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट विल बिकम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है, तो cos 90 डिग्री 0 होता है, तो यहां पर G2B 0 आ गया। अच्छा B2A की बात चेक करो, B2A x1 है, तो मान लो ये B है सपोज, और ये मान लीजिए A है, तो जब B से A चल के आएंगे तो कितना कवर होगा, तो देखो B से A गए मतलब x1 कवर हुआ, ये x1 हुआ, ये मान लीजिए x1 लिख दिया, पर cos 90 कितना होगा, तो cos 90 0 होगा, cos 90 0 होगा। अब चेक करना बच्चों ध्यान से, है ना, मैंने नेट वर्क डन बोला है माइनस mg y1 माइनस mg y2 प्लस mg y1 प्लस mg y2, इन सबको निकालो, माइनस mg y1 प्लस mg y1 माइनस mg y2 प्लस mg y2, तो नेट वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा इस प्रॉब्लम में हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सीखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या क्या कंक्लूड किया, कि भाई जब भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मोशन होता है, आप कहां गए, ए से बी गए, तब भी mg इस तरह से लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रहा है 90 डिग्री x1, C2D गए, तब भी mg ऐसा लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो रहा था x2, ठीक है। यहां F2E गए, E2F गए आप, नॉट F2E, E2F जब आप गए तब भी mg लग रहा था 90 डिग्री था, और ये एंगल आपके पास में x3 था। तो हर स्थिति में क्या हो रहा था, हर स्थिति में जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आ रहा है, पहला पॉइंट तो सीख गए। फिर आप इधर से आए तो भी 0 आया, इधर से आए तो भी 0 आया, मतलब किसी भी ब्लॉक को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मोशन करवा दो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा 0 आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। और दूसरा एक और बात सीखी हम लोगों ने, हमने ऐसी बात सीखी, यहां पर चेक करना ध्यान से, कि भाई A से B गया, B से C गया, C से D गया, E से F गया, F से G गया, G से B गया, A से आया, मतलब क्लोज्ड लूप में वर्क डन किया। कौन से लूप में, बोलो भाई कौन से लूप में, क्लोज्ड, या कह लो जहां से स्टार्ट वहीं पे खत्म। अब भाई जहां से शुरू वहीं पे घूम फिर के खत्म, तो भी वर्क डन कितना आया, तो भी वर्क डन 0 आया। मतलब वर्क डन इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0, और ये वर्क डन किसका कैलकुलेट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये थोड़ा सा याद रखना, मैं आगे प्रॉपर्टी याद दिलाऊंगा आप लोगों को, है ना, जब मैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा तब ये बात याद दिलाऊंगा कि भाई जब भी वर्क डन इन क्लोज लूप 0 होता है तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स, ये बात मैं आगे सेपरेट डिस्कस करने वाला हूं, कौन सा फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बस यहां पर इतनी हिंट दे रहा हूं कि भाई वर्क डन कैलकुलेशन भी हो गया और कंप्लीट भी हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है पता है, क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह से बताया जाता है कि जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं हो पाता है। समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट जस्ट वर्क डन बाय फॉर्मूला। जैसे यहां पर देखो ध्यान से,
यहां एम मास के ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के खींचा और उसको उठा के यहां तक ले आए, एंगल थीटा बना और ये डी लेंथ है इसकी, यहां से यहां तक, ये ऐसे खींच के ले गए, फोर्स कांस्टेंट है। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, वर्क डन बताओ कितना होगा वर्क डन बाय फोर्स। तो भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, एक फॉर्मूला मेथड से जाओ, नहीं तो उस मेथड से जाओ। वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सुनना ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो भाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब क्या आया, देखो यहां से यहां तक, यहां से इधर गया, तो लेट आई से दिस इज एक्स, तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने का आसान तरीका, ये ऐसा, ये ऐसा, ये थीटा, ये एक्स परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है एक्स, हाइपोटेन्यूस कितना है डी, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया डी साइन थीटा। तो इसके इसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, सो वर्क डन की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ। अब देखो फॉर्मूले से जाते थे तो फॉर्मूले से तो आप ऐसा लिखते थे मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, तो ऐसा नहीं कि जरूरी फॉर्मूला ही याद रखना है, कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ऐसे केसेस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, ध्यान से देखना, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, फोर्स कांस्टेंट है इसलिए निकाला जा सकता है। 2 kg का एक ब्लॉक है, 37 डिग्री एंगल है, ये ए, ये बी और ये आपके पास में सी अवेलेबल है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भाई अगर ये जो लेंथ है टोटल मिला के ये 5 मीटर है, तो आप पहला क्वेश्चन वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, दूसरा क्वेश्चन वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, ठीक है, तीसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो निकालना है वो वर्क डन बाय ग्रेविटी 2 पाथ से निकालना है, एक निकालना है फ्रॉम सी टू डी, सी से डी रास्ते से जाओ, और एक आपको निकालना है फ्रॉम सी टू बी एंड देन बी टू सी, बी टू ए, ये दोनों निकाल के आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं वर्क डन बाय नॉर्मल। तो आप और हम ये बात जानते हैं कि भाई नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ये वाला कंपोनेंट आप और हम जानते हैं कितना होता है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना होता है mg sin थीटा होता है, ये थीटा दे रखा है, ये मान लीजिए एबीसी है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल सी से ए जाते समय, सी से ए जाते समय, तो भाई सी से ए गए, ठीक है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क को हम कहते हैं मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। तो आप थीटा एंगल ढूंढो, थीटा एंगल ढूंढो, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, तो थीटा एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। तो ये रहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा, जिसे हम कह सकते हैं यहां पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात, भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा आपको दे रखा है, नोटिसेबल पॉइंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा आपको दे रखा है, वो 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी और cos 90, cos 90 0, तो वर्क डन बाय नॉर्मल विल बिकम 0। तो नॉर्मल कितना वर्क करेगा, तो 0 वर्क करेगा। अच्छा ग्रेविटी का निकालना है सी टू डी आते समय, डी नहीं है बच्चों, सी टू ए है ना, सी टू ए है, एक रास्ता ये, तो भाई सी से एक ए पे पहुंचो और सी से एक दूसरा बी पे पहुंचो और बी से एक ए पे पहुंचो, ठीक है ना, सी से बी से। तो सेकंड है सी टू ए हमें पहुंचना है, तो सी टू ए चेक करो ध्यान से बेटा, ये रहा सी, ये टू ए रहा। अच्छा सी से ए आओगे कितने मीटर आओगे, 5 मीटर आओगे, 37 डिग्री है। अच्छा एम जी कॉस साइन 37, तो एम जी साइन 37 इधर की तरफ लगने वाला फोर्स है। अब एम जी साइन 37 कैसे निकालोगे, एम मास कितना है 2 किलोग्राम, 10 3/5 2 4 12, तो 12 न्यूटन इधर की तरफ फोर्स लग गया, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा एम जी कॉस 37, यहां पर देखो ये रहा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 37 मास कितना, तो 2 किलोग्राम, जी 10 ले लिया, 4/5 लिया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो ये आ गया आपके पास 16 न्यूटन। थोड़ा समझने पे ध्यान देना बच्चों, है ना, इसको हमें सॉल्व करना जरूरी है और काफी अच्छी बात सीखने को मिलने वाली है आपको यही फोर्स के लेक्चर में, इसी लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। ये नॉर्मल है, ये 16 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है। तो बोलिएगा सी से जब ए आएगा तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सी टू ए,
तो ग्रेविटेशन mg का साइन थीटा कंपोनेंट, mg का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दिस पाथ, इसे मैं वर्क डन बाय mg साइन थीटा कह रहा हूं, यह है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अच्छा सोचो 12 न्यूटन इस तरफ लग रहा है भाई, 12 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना होगा भाई, 12 न्यूटन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आंसर आता है 60, ठीक है। वर्क डन की यूनिट जूल। सो वर्क डन, सी से ए पाथ की तरफ आ जाओ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो निकालना है, तो ग्रेविटी कितना काम करेगी, तो 60 जूल काम करेगी। ये तरीका पहला हो गया। चलो अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका पहले B2A आ जाओ, ये A B C, C2B जाओ पहले इस तरफ। m मास के ब्लॉक पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मान लीजिए m मास का ब्लॉक है, तो mg की डायरेक्शन इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ये 37, ये थीटा मान लेता हूं, ये आपके पास में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो या तो फॉर्मूला मेथड से करो, ठीक है, एक तरीका तो ऐसा है। दूसरा तरीका फॉर्मूला मेथड से ना करते हुए कुछ अलग तरीके से करते हैं हम लोग। दोनों तरह से करके देखते हैं हम लोग। भाई जब हम बात कर रहे हैं कि हम C2B जाने की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू गो फ्रॉम C2B, तो फोर्स ये रहा mg, m मास का ब्लॉक मान लीजिए m, फिलहाल आप यहां से ऐसे जाएंगे और बाद में वापस से होते हुए यहां पर जाएंगे। तो भाई m मास का ब्लॉक जब यहां से यहां गया, ये यहां से होता हुआ यहां पर गया, तो फोर्स लगा mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपके पास में mg, मान लो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम C2B। अब C2B निकालोगे कैसे, हाउ विल यू फाइंड C2B? तरीका देखो, ये 37, ये 5, ये A, ये B, ये C, साइन 37 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो CP 5 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 3 हो गया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी किस पाथ से, B2C है ना, कौन से पाथ से, C2B पाथ से, C2B, C2B फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो फोर्स कितना mg, डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल लिया 5, मास कितना चेक करो, मास व्हाट इज मास 2, g कितना चेक करो 10, 5, एक बार वापस चेक कर लीजिएगा, 3/5 होता है, 3/5, 3 हो गए यहां पर डिस्प्लेसमेंट 3, तो ये 3 हो गया आपके पास में। सो अगेन चेक कीजिएगा कितना आया आपके पास में, 60 जूल आया, C2B, वर्क डन फ्रॉम C2B, ठीक है ना, ये तो हो गया भाई। C2B आ गए तो हो गया। अब आप B2A जाते थे, B2A, C2B तो आ गया 60 जूल। अब आप मान लीजिए B2A जा रहे हैं, तो B2A जाते समय mg लग रहा है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ। चेक करो दोनों के बीच का एंगल कितना है, कितना एंगल है दोनों के बीच का, 90 डिग्री एंगल। और जब भी 90 डिग्री एंगल होता है तो वर्क डन फ्रॉम B2A कैसे कैलकुलेट होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 90। या इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 होता है। ये रहा B, ये रहा A, ये रहा mg, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल, वर्क डन फ्रॉम B2A 0, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया 60 जूल। चलो एक बात और सीख लो, एक बात और सीख लो कि भाई आप गए कहां से, इंक्लाइन प्लेन रखा A से B, B2C, आप B2C गए, C2A गए, एक रास्ता ये था। आप B2A डायरेक्ट गए, दूसरा रास्ता ये था। सो वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट पाथ एंड वर्क डन फ्रॉम सेकंड पाथ, फर्स्ट ये सेकंड पाथ था, फर्स्ट पाथ कौन सा B2C और फ्रॉम C2A, दोनों केस में 60 जूल लगा, इस केस में भी 60 जूल लगा। मतलब यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट था B,
स्टार्टिंग पॉइंट था देखो क्या, बी, C2A, अच्छा ये C है ना आपके पास में, A, ये है B और ये है C आपके पास में। तो यहां देखेगा वर्क डन फ्रॉम C2A दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम C2B एंड वर्क डन फ्रॉम B2A। तो भाई ये तो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट था C और एंडिंग पॉइंट आपके पास में A है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट के बीच में किसी भी रास्ते से जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा सेम होगा। फिर से कह रहा हूं, आगे चल के मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा, उसमें बात काम आने वाली है। यहां पर दोनों बातें हमने सीख ली है, इस तरह से भी वर्क डन को कैलकुलेट किया जाए। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है, लिफ्ट जा रही है ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, m मास का ब्लॉक है जो रेस्ट पर है लिफ्ट के अंदर, थीटा एंगल है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। देखो बेटा, जो मैं बता चुका हूं, ऐसा कई बार क्लास में पढ़ा भी चुका हूं, whenever an object is a part of moving system, whenever an object is a part of moving system, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग सिस्टम का पार्ट होता है तो आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर सूडो फोर्स अप्लाई हो सकता है, सूडो फोर्स अप्लाई किया जाना चाहिए, पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो चेक करना। पहले चेक करो स्मॉल एम मास, ये स्मॉल एम मास किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे सर इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूं इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन कहां पे रखा हुआ है, तो आप जवाब देंगे सर ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना, ये एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है। अब मेरा अगला क्वेश्चन होगा, इंक्लाइन प्लेन जब लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, बराबर बच्चों, तो इंक्लाइन लिफ्ट जो है वो क्या कर रही है, तो लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन निकाल के चेक करो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना आ रहा है, 0। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी मोशन करता है, whenever an object is a part of moving system, pseudo force is applied. Pseudo force is given as mass into acceleration of system. तो भाई यहां 0 है, तो यहां पर pseudo force नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक, mg इस तरफ, नॉर्मल इस तरफ, इसको और प्रिसाइसली और ढंग से बनाया जाए, ये रहा mg, ये रहा नॉर्मल, ये रहा थीटा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डैश लाइन से बता रहा हूं। अच्छा, ये थीटा, ये भी थीटा होता है, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। ये थीटा, तो कुल मिला के आप और हम ये कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, ये mg, ये थीटा आपके पास में, ये नॉर्मल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में 180 डिग्री और नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा है। सो जब भी इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सो रिजॉल्व करने पे नॉर्मल mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। सो वर्क डन बाय नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया जाए पहले, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस, दोनों के बीच का थीटा एंगल। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अच्छा कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा vt, सो s विल बिकम vt, है ना। ये cos थीटा तो आपके पास है ही अवेलेबल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल mgs cos स्क्वायर थीटा, नॉर्मल का वर्क डन, mg vt cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल विल बी mg vt cos थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर निकालना होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकाला जाएगा।
वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना है, 180, mgvt -1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mgvt, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी माइनस mgvt। ये आ गया आपके पास में। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन किया गया कि लिफ्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट, क्या होता है एक्सेलरेट, इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब आपको आफ्टर टाइम टी वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है। डायग्राम तो वही बनने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अंतर क्या आएगा चेक करना। ये नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये देखिए mg cos थीटा नॉर्मल, mg sin थीटा, ये mg नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। अब हमें चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कॉस थीटा। अब यहां पर फर्क क्या पड़ने वाला है, यहां पर फर्क ऐसा पड़ने वाला है कि जब भी एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है तो सूडो फोर्स एक्ट हो रहा होता है। जब भी कौन सा फोर्स होता है, एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है, एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है या डीएक्सेलरेटेड सिस्टम होता है, तो whenever an object is a part of moving system, pseudo force is applied on object and pseudo force is always applied in the direction of retardation of system. pseudo force को हमेशा रिटार्डेशन की डायरेक्शन में लगाया जाता है। सिस्टम जिस डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है उस डायरेक्शन में इसे लगाया जाता है। तो आइए चलो समझते थोड़ा सा इस बात को। भाई एम मास का ब्लॉक रखा, mg ये रहा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा चेक करो सिस्टम कहां जा रहा है, अपवर्ड। अच्छा अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, चेक करो भाई अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। और जब भी अपवर्ड एक्सेलरेट होगा ना तो सूडो फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन अपवर्ड तो रिटार्डेशन डाउनवर्ड, रिटार्डेशन डाउनवर्ड, सूडो फोर्स डाउनवर्ड। तो मैं इसी पॉइंट पर mg की डायरेक्शन में सूडो फोर्स अप्लाई कर देता हूं। तो मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं mg और fs दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं mg प्लस ma। अच्छा mg प्लस ma में ऐसा लिखा जा सकता है, m कॉमन निकाल, ये नॉर्मल, ये थीटा। आप चेक करो ध्यान से व्हाट विल हैपन। ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, g प्लस ए कॉस थीटा, g प्लस ए साइन थीटा, ये नॉर्मल, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अभी आपके सामने ब्लॉक ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना हो तब भी निकाला जा सकता है, वो तो निकालने की जरूरत नहीं है हमको, है ना, वो सेम ही, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, फिर भी निकाल लेते हैं। चलिए वर्क डन बाय नॉर्मल निकाला जाए तो ये भाई थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। नॉर्मल कितना हो गया, तो नॉर्मल देखो m g प्लस ए कॉस थीटा इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अच्छा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टी टाइम के बाद निकालना है। सिस्टम स्टार्ट हुआ एस सर ए है ना इंटू टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ गया एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां पे रख दीजिए वर्क डन बाय नॉर्मल m g प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एस मतलब हाफ ए टी स्क्वायर
1/2 m g प्लस a cos स्क्वायर थीटा इंटू 80 स्क्वायर। ये आ चुका आपके पास में वर्क डन बाय नॉर्मल। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।